नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते चैनल में। और मेरे साथ हैं हिंदुस्तान समाचार न्यूज एजेंसी के कार्यकारी संपादक और इससे पहले जनसत्ता के मेट्रो एडिटर रहे मनोज मिश्रा जी। आपका स्वागत है। मनोज जी, दिल्ली में चुनाव होने जा रहे हैं, सब तैयारी ही लगभग पार्टियां हो गई हैं, मैदान में उतर गई हैं। आपको क्या लगता है? इस बार चुनाव थोड़ा अलग होगा। असल में आपकी जानकारी में है कि 2011 में स्थापित आम आदमी पार्टी ने 2013 में पहला चुनाव लड़ा और उस चुनाव में अल्पसंख्यकों में थोड़ा सा भ्रम की स्थिति रही, इसलिए उनको पूरा बहुमत नहीं आ पाया। लेकिन वो 28 सीटें लेके 70 में दूसरे नंबर पर रही। 32 सीटें भाजपा को आई और 8 सीटें कांग्रेस को गई। लेकिन उसके बाद उन्होंने फ्री बिजली, फ्री पानी का जो चलाया अभियान, ये सब्सिडी देने का, उसका परिणाम ये हुआ कि 2015 के चुनाव में उन्हें एक तरफा जीत मिली। 67% 67 सीटें थे। केवल नाम के 3 सीटें भाजपा जीत पाई। कांग्रेस जो 15 साल सरकार में थी वो 10% पे आ गई। और उसके बाद हद तो तब हो गई जब 2020 के चुनाव में उन्हें फिर से उसी तरह की लगभग जीत मिली, 62 सीटें आई और कांग्रेस नीचे चलते चलते 4.5% पर चली गई। इस बार थोड़ी सी स्थिति भिन्न लग रही है। भिन्न 2 मायने में है। असल में ये पार्टी, आम आदमी पार्टी, एक ही व्यक्ति की पार्टी है। ये बार बार साबित हो चुका है। अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी। क्योंकि आपको ध्यान में होगा कि 2015 में सरकार बनते ही उन्होंने एक एक करके जितने दूसरे लोग, बुद्धिजीवी जिसको कह लें, समाजवादी पृष्ठभूमि के, वामपंथी पृष्ठभूमि के, उन सबको एक एक करके बाहर निकाल दिया। कुछ लोग स्वेच्छा से बाहर गए, कुछ को इन्होंने धक्के देकर बाहर मजबूर कर दिया। बावजूद इनके परफॉर्मेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, चूंकि ये वन मैन आर्मी अकेली पार्टी थी। और इनकी जो सबसे बड़ी, जो जिसको हम लोग कहते हैं कि मूल ट्रस्ट या यूएसपी कह लें, वो है कि ये अपने आप को कहते थे मैं कट्टर ईमानदार। और ये इनके फॉलोअर ये मानते थे कि ये कट्टर ईमानदार हैं, हम आम आदमी है। पहले तो तमाम घोषणाएं इन्होंने की थी जो इन्होंने तोड़ी। जैसे इन्होंने कहा गाड़ी नहीं, कोठी नहीं, वीआईपी कल्चर नहीं, सिक्योरिटी नहीं, वो सब को लोगों ने नजरअंदाज किया। लेकिन उसके बाद जो इनकी मेन यूएसपी थी, कट्टर ईमानदारी, उसी को इस बार डेंट लगी। शराब घोटाले में बाकी इनके साथी जेल गए ही, खुद इनको जेल जाना पड़ा। और सबसे बड़ी त्रासदी जो हुई कि इनको सुप्रीम कोर्ट से भी अथक प्रयास के बाद लंबे 6 महीना करीब जेल रहने के बाद इनको जमानत मिली। तो उस पे डेंट लगा। और दूसरी घटना इनकी अपनी कोठी की होती है। आमतौर से ये ट्रेडिशन रहा कि सरकारी कोठियों में लोग मॉडिफिकेशन करते हैं, एक आध कमरे बनवा लिए, कार्यालय बनवा लिया, कर लिया। सॉरी। लेकिन इन्होंने क्या किया कि पीछे की बहुत सारे क्वार्टर थे उसको तोड़वा दिया, जो मुझे लग रहा है उसकी कोई जरूरत थी नहीं। और उसमें काफी पैसे लगाए। भाजपा का आरोप है 200 करोड़। हमारे पास डॉक्यूमेंट उस तरह के नहीं है, लेकिन ये ही काफी मॉडिफिकेशन हुआ, उसकी कोई जरूरत थी नहीं। दूसरा, इनको सिक्योरिटी उसी तरह की मिली, पंजाब पुलिस के लोग साथ रह रहे हैं, दिल्ली पुलिस ने अलग से दे ही रखा है सिक्योरिटी। तो वो सब धारणाएं लोगों में, ये सब चीजें आई। दिल्ली में जो इन्होंने 70 वायदे शुरुआत में किए थे 2013 के चुनाव में, उसको फिर इन्होंने 15 में रिपीट किया और लगातार करते जा रहे हैं। उसमें जो मेजर चीजें थी, जो इनसे लोगों की अपेक्षाएं थी और जो आंख से दिखती है, जैसे पानी की जरूरत। आपने कहा 24 घंटे पानी देंगे, हर घर में टोटी आएगा। दिल्ली में तो खैर ये व्यवहारिक है ही नहीं, चूंकि मैक्सिमम इलाके जो है वो अनऑथराइज्ड बने हैं, जहां पानी की लाइन डालना आसान है ही नहीं। पानी है ही नहीं आपके पास। आप रिक्वायरमेंट के 2/3 से ज्यादा आपके पास पानी ही नहीं, जितनी दिल्ली में मांग है। तो इसलिए वो तो दूर का ढोल है। लेकिन आपने वायदा किया कि हर घर में टोटी से 24 घंटे पानी आएगी, वो आई नहीं, वो है। दूसरा, आपने ये कहा कि अगली बार यमुना पानी में।
जबकि छठ में इस बार छठ में कहा मत जाओ बैन लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने जो किसी दल का नहीं है, जो पूरी तरह से ऑटोनोमस है, और हम सब आप सब के लिए संविधान का रक्षक सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट है, उस कोर्ट ने कहा कि नहीं इसमें न जाओ, बीमार हो जाओगे, मर जाओगे। बल्कि उनसे राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में जो भाजपा के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेव, जाके नहाए और इलाज कराया अपना, ये दिखाने के लिए साहब ये पानी कितनी गंदी हो गई। तो वो तीसरी चीज जो सब हमारे आपके सबकी जरूरत की चीज है, दिल्ली की सड़कें पूरी सड़कें बर्बाद हो गई। मैक्सिमम सड़क बताइए, क्या आपको न याद आ रहा है कि कोई एक फ्लाईओवर बना इस 10 सालों में? जी ना, बना था, उसको भी ढंग से नहीं मेंटेन हो पाया। नहीं, एक तो ये कहते हैं कि हमने पैसा कम किया, जो ये एक रोड जाती है ना एम्स से लेके जो नाले के ऊपर, अच्छा बारापुला, तो वो भी उसको कहते हैं हमने पैसा कम लगाया, ज्यादा खर्च था, वो भी पूरा नहीं हो पाया। तो देखिए हम लोग टेक्निकल आदमी है नहीं, लेकिन दिल्ली सरकार चूंकि बहुत सालों से या पिछले जब से भाजपा की सरकार दिल्ली में 93 में बनी तब से और अब तक हम लोग हर सरकार को देख रहे हैं। कई अधिकारियों से बात होती है, उन्होंने अब ये पता नहीं अनपढ़ लोगों को फुद्दू बना दे, पढ़े लिखे को लोग बताते हैं किसी चीज का जो टेंडर होता है उसका रेंज होता है, वो बना होता है कि कम से कम और अधिक से बस रेंज होते हैं। अब आप कह दे कि हम कम से कम वाला बने। दूसरा, खर्चे घटाने से आप चीजें घटा देते होंगे, भाई हमने कोई वेरीफाई की नहीं, लेकिन आप ये बतावें कि जब टेंडर होगा उस पर बहस होगी तो उसके बाद खर्चे कैसे घट जाएंगे, कैसे कर सकते? भाई जब आप पैसे पेमेंट करेंगे तो उसके बाद पैसे आप कम कैसे कर पाएंगे? इसका मतलब आप क्वालिटी घटिया या कुछ भी हेरा फेरी हो रही है, इसलिए वो तो फजूल की बात है। सड़कें ठीक नहीं बनी है, तो सड़कें नहीं बनी और सड़कें रिपेयर नहीं हुई। इन्होंने ये कहा था कि बरसात के बाद ये पता नहीं क्या क्या पेरिस बनाना, क्या क्या कहा था, उस पर तो मैं नहीं जाता, लेकिन ये सब चीजें दिख रही है। अब ये कह रहे हैं कि हमारी फेलियर है, अगली बार दूसरा मोहल्ला क्लिनिक के भी किस्से आए, वो तो अच्छा इन्होंने जो वायदे किए कि इतने 200 स्कूल बनाएंगे, 25 यूनिवर्सिटी बनाएंगे, इतने कॉलेज बनाएंगे, वो सब तो हवा ही हो गया। जो स्कूल को बेहतर ये कह रहे हैं कि हमने वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए हैं, उन स्कूलों में रंग रोगन करके तो कुछ पढ़े हैं, लेकिन न तो स्कूलों की संख्या बढ़ी, स्कूल बढ़ी नहीं सही। एक सामान्य बिल्डिंग बनी है, एक सामान्य फॉर्मूला यहाँ दिल्ली के लिए है। हम सब जो लोग इतने साल से रह रहे हैं, इतनी पॉपुलेशन, इतने हर साल 5 लाख एडिशनल पॉपुलेशन दिल्ली में आता है। अगर वो 5 लाख है तो हम मान के चलें कि उसमें 1 लाख बच्चों का होगा। 1 लाख बच्चों के लिए हर साल 200 स्कूल आपको खोलने होंगे, या इन स्कूलों की क्षमता बढ़ानी, सेक्शन बढ़ा दो। ये बतावें कि कितने स्कूल आपने खोले। तो उसी तरह से अस्पताल, भाई जिन अस्पतालों का मैं पहले भी आपसे बातचीत में कर चुका हूं कि डॉक्टर हर्षवर्धन खुद डॉक्टर थे और हेल्थ मिनिस्टर भी रहे, उसके वालिया बने शीला दीक्षित सरकार में, कई लोग बने और मंत्री, लेकिन उन लोगों से चूंकि अफगानिस्तान पत्रकार के नाते जाना आना, तो मीडिया फ्रेंडली भी थे, मीडिया फ्रेंडली। तो जैसा एम्स और सफदरजंग का कैंपस है, उसी तरह उनकी अपनी योजना थी कि 4 कैंपस हो जहां हर बीमारी का इलाज हो जाए। एक कैंपस यहाँ गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल और LNJP और गुरु नानक आई सेंटर का बना। उसी तरह से दूसरा कैंपस उन्होंने जमुना पार में बनाया, गुरु तेग बहादुर अस्पताल, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, कैंसर अस्पताल, और इनका राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी आज तक पूरी क्षमता से नहीं चल पाया। तीसरा कैंपस ये था कि दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल पश्चिमी दिल्ली में, उसके आसपास नहीं डेवलप हो पाया। छोटे छोटे अस्पताल हर जगह बने थे, जिसको उन्होंने किसी संख्या बढ़ाई, मान लीजिए डॉक्टर हेडगेवाल की संख्या बढ़ाई, लाल बहादुर शास्त्री की संख्या बढ़ाई। इस तरह आपने वो सब भी कुछ नहीं किया। आपने कहा मोहल्ला क्लिनिक नया प्रयोग, जिसकी दुनिया में UN पता नहीं कहा सब, भाई आप 300-400 तो हमें याद है कि डिस्पेंसरी होती थी दिल्ली सरकार, जहां लोगों को दवा मिलती थी। फर्क इतना ही हुआ कि उसमें से बहुत सारी डिस्पेंसरियां बंद हो गई और आपने अपने कार्यकर्ताओं के घर में ये मोहल्ला क्लिनिक। मैं छावला गया था एक बार, वहां पे एक स्कूल है, मैं रिकॉर्ड में कह रहा हूँ, एक स्कूल है छावला में सरकारी, उसी के बगल में उसी पे दीवार में एक ढांचा बनाया। एक बार मैं वहां गया था काम से, देखा तो वहां पूरा वो मतलब बाहर आप चप्पल में जा नहीं सकते, सड़ रहा था, मोहल्ला क्लिनिक बंद था। ऐसे। और एक और मैंने अपने द्वारका में पूछा था कुछ जो डिस्पेंसरी इनकी कि ये मोहल्ला क्लिनिक क्या है, बोला हमारे यहाँ स्टाफ ही नहीं है, सब वहां भेज दिया।
तो यहाँ कम होंगे, डॉक्टर नहीं था उस दिन कि एक मोहल्ला क्लिनिक, तो स्टाफ तो क्या बिल्कुल एक ही डॉक्टर जो ओपीडी पे यहाँ बैठता था मलयालम जेपी में, वही आसपास के मोहल्ला क्लिनिक में जाएगा। भाई नए डॉक्टर आएंगे नहीं, नई भर्तियां, तो वो भी ये सब लोगों के आंख से दिख रहा है। तो अच्छा एक और था, ये कहते कि हमने 3 लाख कैमरे लगाए, वास्तव में 3 लाख है या किसी ने देख क्या है? कौन गिन रहा है? कैमरे दिख नहीं रहे। दूसरा जो सबसे बड़ा जो इनकी नाराजगी हुई कि इन्होंने बसों में मार्शल तैनात किया, और फिर उन मार्शलों को बेघर कर दिया, तो वो अब वो इनके खिलाफ होते जा रहे हैं। ये सब तमाम तरह की ऐसी 50 चीजें हुई हैं इस बीच में, जो शुरू में तो एक उपलब्धि आप गिना सकते हैं इनकी? नहीं, उपलब्धि तो ये है कि ये अपनी बात मुफ्त में इन्होंने बिजली, निश्चित रूप से। अब बिजली के लिए कहते हैं 24 घंटे बिजली। अब इनसे कौन बहस करे कि भाई आपने कितनी यूनिट बिजली बढ़ाई? वो तो शीला दीक्षित ने दिल्ली में जरूरत की बिजली के लिए झज्जर में पैसे देके हरियाणा में बिजली घर बनवाया। एक और चीज ये मैं भी बताना चाहता हूँ इसमें कि 2002-3 के दौरान जब अटल जी की सरकार थी, तो बिजली के तमाम जितने भी उनके जो वो थे, सरकार के ही कंपनियां चलाती थी, तो वो घाटे पे थे। 64,000 करोड़ का था, और सुरेश प्रभु थे मिनिस्टर, पावर मिनिस्टर। तो उन्होंने सबकी मीटिंग की, उन्होंने कहा इसमें रिफॉर्म लाओ। पार्लियामेंट में बिल आया था, उसमें यह था कि पहले इनको बोर्ड में बदलो, फिर उसके बाद कंपनी में बदलो, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन इन्हें अपने पास रखा हर जगह। डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, जो पारेषण जिसको ट्रांसमिशन कहते हैं, दिल्ली में शीला दीक्षित ये सब काम कर गई। दिल्ली से और अब ये कहते कि शीला दीक्षित के जमाने वो नहीं आते थे, फोन उठाओ बिजली नहीं आती, नहीं, वो देशों के जमाने में था। वही पहले जब वो शीला दीक्षित के जमाने बिजली आ चुकी थी। जब वो जो प्राइवेटाइजेशन हुआ सन 2000 में, वो तो हम लोग गवाह हैं उसके। पहले इन्होंने व्हाइट पेपर 98 में सरकार में आई शीला दीक्षित, तो उन्होंने पहले व्हाइट पेपर बनाया, और उसके बाद से जो 66% जैसे आप कह रहे हैं TND लॉस थी, वो घट के अब 10% 12%, उसमें 3-4% तो लाइन लॉस होती है। तो उसके बाद उन्होंने 3 कंपनी बनी, एक जेनको, ट्रांसको और डिस्कॉम। डिस्कॉम प्राइवेटाइज कर दिया गया, जो 3 हिस्से बांटे गए दिल्ली के, 2 हिस्से BSES को और एक NDPL को, तो ये दिए गए, और उसके बाद बिजली की स्थिति सुधरी। और उसके लिए उन्होंने, सरकार ने बहुत सारी सहूलियतें उन कंपनियों को दी। उनको पुलिस दी गई चोरी पकड़ने के लिए, बहुत सारी चीजें की गई, जिसके लिए शीला दीक्षित की आलोचना भी हुई। लेकिन वो दूरगामी सोच की महिला थी, तो उसका लाभ ये हुआ कि बिजली के संकट खत्म हो गए, सारे तार बदली गई, छोटे ट्रांसफार्मर बदले गए, बहुत सारा लंबा अरबों खरबों का काम हुआ, और उसको ही अपनी बुराई मान रहे हैं। तो ये बताइए, आपने कहा इस बार का चुनाव अलग से, वो थोड़ा वो अलग से ये कि पहला चुनाव जो हुआ, वो तो लोगों ने गुटी एक ही हिसाब, नए लोग पानी दिया। दूसरे चुनाव तक भी वो फायदे लोगों को आए, और ये लगा ये ईमानदार है, इसको लोग काम नहीं करने दे रहे हैं। संभव है एलजी ओवरलैपिंग कर रहे हैं, संभव है कई चीजों में हस्तक्षेप कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए, लेकिन अब ये लोगों को ये लग रहा है कि भाई और उपलब्धि भी तो होनी चाहिए। दूसरा, ये देश की राजधानी है, इसमें जो डेवलपमेंट के काम हो, देखिए आपको पता है कि यहाँ सरप्लस टैक्स का स्टेट पूरे हिंदुस्तान में अकेला दिल्ली है, कि जहां मैंने नॉन प्लानिंग के नहीं, प्लानिंग खर्चों के लिए भी पैसे जो हैं वो भी सरकार अपने टैक्स से, जिसको GST कहते हैं, उससे इकट्ठा कर लेती है। खर्च नहीं कर पाती थी, क्योंकि 1483 वर्ग किलोमीटर की दिल्ली है, छोटी सी दिल्ली है, इसमें कितने चीजें बनाए। वो आप अब घाटे में जा रहे हैं, और आपके पास पैसे नहीं है, चूंकि मैंने ही नहीं कर पा रहे, और आप सब्सिडी देने में लगे हुए हैं। वो धीरे धीरे लोगों को ये चीजें, तथ्य उजागर होने लगे, लोग तुलना करने लगे कि शीला दीक्षित थी तो क्या था और अब क्या था। और जो मेन, जो इनका सबसे बड़ा, जो जिसको आप नॉन फोकस वाले नेता हैं, जो सबसे एक उनको बेईमान लोगों ने माना, एक बड़ा वर्ग दिल्ली का इनको बेईमान मानने लगा, और झूठ बोलने वाला मानने लगा। ये जो वायदा कर रहे हैं उसको पूरा नहीं किया। अभी जो जैसे अभी बवाल अभी चल रहा है, दोनों चीजें, जो कैबिनेट ने फैसला किया 1000 रुपया देंगे महिलाओं को पैसा, आपने 2100 का फॉर्म भरवाना शुरू कर दिया। पंजाब में आपने वायदा किया, 1 रुपया नहीं दे पा रहे। दूसरा, आप चूंकि दिल्ली में आपने भारत सरकार की योजना नहीं लागू की स्वास्थ्य वाली, तो आपने अपनी योजनाएं के लिए आए हैं, उसकी भी कोई मंजूरी नहीं कराई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लिख के दे दिया कि साहब ऐसी कोई योजना पर यहाँ कोई चर्चा ही नहीं।
तो ये सब चीजें धीरे धीरे उजागर होने लगी। लेकिन अब खुद माने हम लोगों के अनुमान से अलग हटके खुद उनको ये इनसिक्योरिटी लग रही है, इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी, जैसे उन्होंने घोषणा कर दी आज कि हम ग्रंथियों को पैसे देंगे, पंडितों को मतलब वो क्या कहते हैं उलेमा या जो भी नहीं वो जो क्या कहते हैं, हाँ जो भी मस्जिद का इमाम जो होते इमाम, उसको भी देंगे, ग्रंथि देंगे, तो फिर हिंदुओं को कैसे, हिंदुओं को फिर देंगे, उसका हो सकता है दबा, नहीं देंगे तो नाराजगी मोल लेंगे। तो ये सवाल ये है कि जिस चीज को डेवलपमेंट पे जाना चाहिए, यानी मुझे याद है कि जब हम जनसत्ता आए थे तो जमुना पार इतना मतलब ये कहते बुरी हालत में था, पेज निकालना पड़ा था जनसत्ता को, नाम था सारे दुखिया जमुना पार। लेकिन जब शीला, पहले खुराना उन्होंने भी काम किया, फिर शीला दीक्षित, तो जमुना पार की तो कायाकल्प हो गई। जमुना पार बोर्ड बनाया मतलब खुराना ने, और शीला दीक्षित के खुद पुत्र ही जमुना पार से सांसद थे, और वालिया जी ऐसे नेता वहां के थे। तो एक समय तो ऐसा है कि जमुना लगता था कि जमुना में डेवलपमेंट इस पार से ज्यादा उस पार है। इन्होंने कोई एक ऐसा इलाका है जहां काम किया? अभी तक तो हमें तो नहीं दिख रहा है, उसी को मेंटेन नहीं। अगर आप दिल्ली के, हम सब अब वासी हो गए हैं, कहाँ से आए अलग, एक अंडरपास है, ये नकाशी नहीं, एक अंडरपास है जो दिलशाद गार्डन को जोड़ता है, अच्छा विवेक विहार से। वो अंडरपास में आप दिन में बत्ती जलानी पड़ती है, चूंकि आपको गाड़ी की बत्ती जलानी पड़ती है, चूंकि बत्तियां सारी फ्यूज है और कम करांतर से फ्यूज है। और वो पूरा इलाका ये लगता है कि वो अपराध वाला इलाका है, तो किसकी लोग अंडरपास से जाना छोड़ दिए, ऊपर से जा रहे हैं भीड़ में झेल के। और इस तरह के तमाम ऐसे पिछले सालों तक, ये पिछले इलेक्शन तक कहते थे कि एमसीडी मेरे पास नहीं है, बीजेपी के पास है। अब तो ये भी आगे के पास है, लगभग 2 साल होने वाले हैं। तो क्या दिल्ली की आपको लगा कि कुछ सफाई व्यवस्था मेन एमसीडी को देखिए? नहीं देखिए, और हर चीज के लिए एलजी को दोष देना। अब देखिए, निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि एलजी ने बहुत सारा ओवरलैपिंग किया, लेकिन बेसिक सवाल तो ये है कि भाई एलजी का तो एक काम ही है कि वो दूसरे विभागों की समीक्षा करना। आपको जो विषय संविधान में लिख के दिया गया है कि ये विषय आपके अधिकार क्षेत्र में है, उनमें काम करने से आपको कौन रोक रहा है? नगर निगम को सफाई करने से कौन रोक रहा है? भट अस्पताल में दवाई देने से कौन रोक रहा है? आप कह रहे हैं फ्री इलाज कर रहे हैं, कौन से सरकारी अस्पताल में पैसे देके इलाज होता है? कहीं भाई या तो इलाज होता है या नहीं होता है। भैया तो सरकारी अस्पताल में इलाज ही नहीं होता, लोग मर रहे हैं, या होता है तो फ्री होता है, हर जगह होता है। भाई हिंदुस्तान के हर सरकारी स्कूल में पैसे लेके कहाँ पढ़ाते हैं? भैया तो एक मिनिमम रखते होंगे कुछ पैसे, उसे थोड़े से पैसे लिए जाते हैं, यहाँ भी लिए जाते हैं। अच्छा, एक और बताइए कि इनका जो पूरा फोकस है वो है कि मुफ्त बांटने में, क्या इसी से देश चलेंगे? कैसे होगा? नहीं, वो तो हालांकि ये भी बात आती है कि केंद्र सरकार भी तो वो जो कोरोना के बाद 80 करोड़ लोगों को, निश्चित रूप से ये बीमारी अपने यहाँ लगी है, और ये तमाम अर्थशास्त्री इस देश के बियॉन्ड पार्टी ये चेता चुके हैं कि हम श्रीलंका और पाकिस्तान की हालत में जा रहे हैं। धीरे धीरे हम इस तरह से ये फ्री के चक्कर में, जिसको रेवड़ी कह के प्रचारित, इसमें बीजेपी भी शामिल है, बीजेपी भी शामिल है, सब पार्टी, लेकिन इंतहा इन्होंने कर रखी। अब आप देखिए, कह रहे हैं महिलाओं को हमने बस में फ्री कर दी। अरे सारी बसें प्राइवेट को आपने सौंप दी, आप अपनी बस ही नहीं खरीद पा रहे हैं, आपके पास पैसे ही नहीं है। मुझे एक दिन बस में, हम लोग कम बस में सफर करते हैं, एक दिन बस में 4 कंडक्टर थे एक बस में। किसी ने पूछा ही भैया 4 कंडक्टर क्यों? बोले हम सब खाली हैं, क्योंकि बसें हैं नहीं। तो हमें बैठा के तनख्वाह दें, उसके बजाय एक ही बस में 4-4 आदमी को कर दे रहे हैं। अब ये जो दयनीय स्थिति है, वही 11,000 का हलफनामा आपने दे रखा है हाईकोर्ट में कि आधी बसें हम चलाएंगे, आधी बसें हम प्राइवेट प्लेयर चलाएंगे। अब धीरे धीरे हो गई, हमारी बसें तो घट के 2,500-3,000 हो गई, अब प्राइवेट प्लेयर की हम बढ़ाए जा रहे हैं। परिणाम ये हुआ, देखिए 10 साल के लिए कॉमनवेल्थ के समय 2010 में 4,000 बसें खरीदी गई जवाहरलाल रोजगार शहरी रोजगार मिशन के तहत। वो 4 बसों की उन बसों की 4,000 बसों की लाइफ 10 साल की थी, यानी 20 में उसको फेज आउट कर देना था। अब 24 तक उसमें कहीं खिसक रही है, कहीं सड़कों पर रुक जा रही है, कहीं डिपो में रुक जा रही है, कुछ घसीट रही है। थोड़ी सी बसें बाद में आई, वो चलती हुई दिख रही हैं, और पता नहीं, लेकिन उस पर फोकस नहीं है। पब्लिक प्रदूषण इस कदर बढ़ता जा रहा है कि उसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पर मेट्रो है, मेट्रो की अपनी लिमिटेशन है, इलाका और संख्या।
भाई मेट्रो में भी काफी बवाल है, उस पर फिर कभी अलग से बात करेंगे। आपने फेज के एक एक साल 2-2 साल आपने फेज डिले कर दिया। हाँ, जबकि आपको केवल एक हिस्सा देना है, बाकी तो सेंटर के साथ कोऑपरेशन है और जापान गवर्नमेंट से आपको लोन मिल रहा था अब तक। तो आपको तो एक हिस्सा मेट्रो को अपने से जुटाना है, तो और एक हिस्सा केंद्र सरकार को देनी है। तो आप अपना हिस्सा नहीं समय पर दे पाए, इसके चलते फेज लेट हो रहा है। ये थे मनोज मिश्र जी, आपका स्वागत था और धन्यवाद हमारे चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आती तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और जल्दी आऊंगा नई स्टोरी के साथ। तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।